नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर दिन भर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक से विधायक सचिन पायलट बुधवार को टोंक विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहे। टोंक पहुंचने पर सचिन पायलट का कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने नेतृत्व में बरौनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट का स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट ने अजमेर दरगाह मामले पर कहा कि इसको खोदो वो निकलेगा, उसको खोदो वो निकलेगा। यहाँ टाबरों को नौकरी मिल रही है और इनको खुदाई की लग रही है। पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश की संसद ने 1991 में एक कानून पारित किया था। देश की आजादी के बाद जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें यथावत रखा जाएगा, लेकिन लोअर कोर्ट्स में ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जहां लोगों में बेवजह तनाव पैदा हो रहा है, चाहे वो संभल का मामला हो या अजमेर का। देश में ऐसी ताकतें हैं जो जानबूझकर चाहती है कि जनता का ध्यान किसान, बेरोजगारी और महंगाई से हटाकर ऐसे मुद्दों की तरफ आकर्षित किया जाए। टॉक से प्रियदर्शन वैष्णव की स्पेशल रिपोर्ट। 1991 में एक कानून पारित किया था और वो कानून सरकार का नहीं, पूरी सर्वसम्मति से संसद ने पारित किया था कि देश की आजादी के बाद जो धार्मिक स्थल हैं उनको एज इट इज रखा जाएगा, यथावत रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर इस प्रकार के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जहाँ पर लोगों में बेवजह तनाव पैदा हो रहा है। और मुझे लगता है चाहे वो संभल का मसला हो या अजमेर का मसला हो, जानबूझ के कोई ताकतें हैं इस देश में जो चाहती हैं कि जनता का ध्यान किसान, महंगाई, बेरोजगारी से हटाकर इन मुद्दों पर आकर्षित किया जाए। इससे तनाव पैदा होता है, बेवजह निर्दोष लोगों की मौत हुई संभल के अंदर और कोई ना कोई इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये जो इन बातों को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उनसे हमें परहेज करना पड़ेगा, जो ताकतें लोगों को बांटना चाहती हैं। आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, संभल में जो लोग जिनकी मौतें हुई हैं उनसे मिलना चाहते, परिवार से मिलना चाहते थे, उनको जाने से रोक दिया गया है और वहाँ पर एक तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भाजपा की जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है और ये एक धीमी आंच पर हमेशा कुछ न कुछ सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं। अब आप अगर देश में ये मुहिम छेड़ दो कि हमें हर घर, मकान, पूजा और धर्म स्थानों को खोदना है, फिर नीचे क्या निकलेगा देखना, उसके नीचे और क्या निकलेगा, तो अंत नहीं है। इतना पुराना ये देश है, तो देश की संसद ने 91 में ये कानून पारित कर दिया था कि इस आजादी के बाद जो यथास्थिति है वो मेंटेन रहेगी। तो ऐसी क्या वजह आ गई है कि हम लोगों को बजाय इसके कि लोगों को रोजगार दें, महंगाई कम करें, किसानों की मांग पूरी करें। आज किसान धरना दे रहे हैं, देश की राजधानी पर हजारों लाखों किसान पहुंच रहे हैं, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग रख रहे हैं। सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए और संसद में भी चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा हो जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। तो ये जो लोगों के अंदर एक टकराव पैदा करने की जो एक लोगों ने ठान रखी है, उस मंशा को मैं गलत मानता हूँ। देश सबका है, संविधान में सबको बराबर का अधिकार और हक दिया है और ये देश की खूबसूरती है। इसको जो ठेस पहुंचा रहे हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं। सफाई भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने के विरोध स्वरूप वाल्मीकि समाज ने पाली नगर निगम में अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए नाराजगी जताई। संयुक्त वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति की ओर से आज जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। नगर निगम से पैदल रैली के रूप में जिला मुख्यालय पर पहुंचकर समाज द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया और अपनी पीड़ा बताई गई। नए नियमों की वजह से वाल्मीकि समाज को इस सफाई भर्ती से वंचित होना पड़ रहा है। समाज ने भर्ती रद्द करने की चेतावनी दी है, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। पाली से हर्षपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर टॉक से है, जहां किसान महापंचायत की अगुवाई में किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार को चेतावनी दी कि 2 दिन में टोरडी सागर से साउथ कैनाल में सिंचाई का पानी नहीं पहुंचता है तो किसान अनशन पर बैठेंगे। टोंक जिला कलेक्टर ने आखिरी छोर पर पानी पहुंचने का वादा किया था, लेकिन आज भी पूरा नहीं हुआ। किसान नेता रतन खोकर, प्रदेश मंत्री किसान महापंचायत ने बताया कि 14 दिन बीत जाने के बाद भी आखिरी छोर गोपालपुरा, बीला माता, माधोगंज में टोरडी सागर से साउथ कैनाल में सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित ग्रामीणों व महिलाओं सहित कई किसान सड़क पर उतरे। 20 नवंबर को टोरडी सागर से सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ा गया, लेकिन 14 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक पानी नहीं पहुंचा। टॉक से प्रियदर्शन वैष्णव की रिपोर्ट। आज टोरडी सागर बांध से सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़े हुए 14 दिन गुजरने के बाद भी साउथ कैनाल में पानी नहीं आ रहा सिंचाई का, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। ये सरासर शासन प्रशासन की व सिंचाई अधिकारियों की लापरवाही होने के वजह से आज किसानों को
उनको समय पे सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द टोड़ी सागर बांध से साउथ कैनाल में सिंचाई का पानी दिया जाए, आखिरी टेल में दिया जाए। जबकि शासन प्रशासन ने, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने, जिला कलेक्टर ने दावा किया था आखिरी छोर तक पानी पहुंचाएंगे। जिस उद्देश्य को लेकर साउथ कैनाल के कई ग्रामीणों ने, कई गांवों के किसानों ने फसल बो दी, लेकिन आज वो सूखने की कगार पर है, जिससे किसान चिंतित है। वह इस पानी नहीं पहुंचने से, आखिरी छोर में सिंचाई का पानी नहीं पहुंचने से आज किसान चिंतित है। और चिंतित होने के बाद कई किसान रोग का शिकार हो रहे हैं, मनोरोग का शिकार हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं कि किसानों को पहले ही उनकी उपज का भाव नहीं मिल रहा, जिससे किसानों को कर्जदार होते जा रहे हैं और कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। यही हाल रहा तो एक दिन किसान खेती करना छोड़ देगा, क्योंकि ये कृषि घाटे का सौदा बनती जा रही है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द टोड़ी सागर बांध से सिंचाई के लिए आखिरी छोर पर साउथ कैनाल पर पानी दिया जाए, वरना अब आज गोपालपुरा बावड़ी मेगा हाईवे पर रोड जाम करके आज किसान धरने पर बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 2 दिन बाद में आमरण अनशन पर कई गांवों के किसान बैठेंगे। आज आंशिक रूप से सड़क जाम करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द आखिरी छोर पर पानी पहुंचाया जाए, वरना अब यहाँ के किसान, गांव के किसान, गोपालपुरा, माधोगंज, रतवाड़ा, बावड़ी, कई गांव के किसान आज यहाँ मौजूद है और इस दर्द को सुनाने के लिए आज सड़क पर आंशिक रूप से जाम लगाकर हमारी मांग को, इस दर्द को सुना रहे हैं। अगर ये इस मांग को आखिरी छोर तक टोड़ी सागर से पानी नहीं दिया जाता है तो 2 दिन बाद आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किसान नेता रतन खोकर, प्रदेश मंत्री, किसान महापंचायत। टोड़ी सागर का पानी आखिरी टेल पर नहीं पहुंचने पर आक्रोश चल रहा है कि तो फसल सूख रही है और नहीं आएगा, आंदोलन करेंगे 2 दिन बाद में। टोड़ी सागर के बांध का पानी नहीं पहुंचा टाइम पर तो हम धरने प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन की तैयारी में बैठे हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज बांदीकुई एसडीएम कार्यालय के बाहर विधायक भागचंद टाकड़ा का पुतला फूंका। बता दें कि सोमवार को जयपुर स्थित हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच जब विधायक अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे तो छात्रों ने उन्हें भी ज्ञापन देने का प्रयास किया। इस पर विधायक भड़क गए और गाड़ी में बैठते हुए कहा, बकवास करेगा तो गाड़ी चढ़ा दूंगा। ये सुनकर छात्र उन पर जमकर बरस पड़े। छात्रों की मांग थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है, ना तो विश्वविद्यालय में समय पर परीक्षा होती है, ना परिणाम घोषित होते हैं और सत्र शुरू होने के 6 महीने बाद भी पहचान पत्र नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा नए भवन बनने के बाद भी वहां शिफ्टिंग नहीं हो रही। पत्रकारिता विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी वहां स्टूडियो तक नहीं है। दौसा से गणेश योगी की खास रिपोर्ट। सिंडिकेट मेंबर जो हमारे माननीय विधायक जी भागचंद टाकड़ा जी है, उनकी बैठक थी परसों के रोज। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 7 सूत्री मांगों को लेकर जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय उसके गेट पे बैठे हुए थे। तो ऐसे ही उनको मालूम लगा कि भागचंद टाकड़ा जी मेन गेट पे आ रहे हैं, सिंडिकेट की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देना चाहा। तो माननीय विधायक जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया। विद्यार्थियों में रोष उत्पन्न हुआ, उन्होंने वहाँ का गेट बंद कर दिया। फिर भागचंद टाकड़ा जी भागने लगे। आखिर युवाओं से कब तक भागते फिरेंगे भागचंद टाकड़ा जी? हमें बड़ा खेद है, हमें बड़े शर्म का ये विषय है कि जिन विधायक को युवाओं ने, महिलाओं ने, इन यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने चुन के भेजा कि माननीय विधायक जी यहाँ के युवाओं की आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा में रखेंगे, पर ये बड़े दुर्भाग्य से हमें कहना पड़ रहा है कि वो विधायक जी युवाओं को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने की बात कह रहे हैं। इस चीज़ से पूरे जयपुर प्रांत में, पूरे राजस्थान में युवाओं में आक्रोश है कि जो भागचंद टाकड़ा जी का जो स्टेटमेंट है युवाओं को गाड़ी के नीचे देने का, तो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मसार है। आपका नाम? मेरा नाम हर्षवर्धन है, विद्यार्थी परिषद में जिला सचिव। सूरतगढ़ क्षेत्र के गांव देदासपुर में ऊंट रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 40 ऊंटों का निःशुल्क उपचार किया। पशु रोग चिकित्सक डॉक्टर अजय शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं के अनुसार निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें कुल 4 दर्जन से भी अधिक ऊंटों का इलाज किया गया। डॉक्टर अजय ने बताया कि ऊंटों में होने वाले रोग टीबरसा, सरा व चर्म रोग आदि रोगों का उपचार किया गया।
पशु चिकित्सक ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा ऊंटों को बचाने के लिए ऊंट पालकों को उष्टवंश उत्पादन पर 20,000 रुपए की राशि अनुदान में दी जाती है। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा ऊंटों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश भर में विभिन्न ऊंटों के उष्ट रोग निदान एवं उपचार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत दईदासपुरा, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर में ऊंट रोग निदान एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया। राज्य सरकार द्वारा इसके अलावा ऊंट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उष्ट विकास योजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत अनुदान की राशि पहले 10,000 थी, जिसे अब वर्तमान में बढ़ाकर 2 किस्तों में 20,000 रुपये कर दिया गया है। इससे ऊँटों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा तथा इसके अलावा इस कैंप में जो ऊँटों के परजीवी से होने वाले रोग, उनके चर्म रोग, उनका उपचार किया गया तथा उनको टिबरसा रोग जो ऊँट में एक जानलेवा बीमारी है, उससे रोकथाम के लिए उपचार किया गया तथा पशुपालकों को उससे रोकथाम की जानकारी दी गई। कितने ऊँटों का उपचार किया गया? इसके अंतर्गत अब तक 40 ऊँटों का उपचार किया जा चुका है। ये कितने दिन का है? ये दईदासपुरा में आज का है और कल ये पंचायत सिंगरासर में ये कैंप आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अजय है, मैं पशु चिकित्सालय दईदासपुरा में कार्यरत हूँ। आज आपने ऊँट यहाँ पे किस लिए लाए हो आप? क्या प्रोग्राम है? हमारे ऊँटों के खर्चे है साहब, इसके टीका लगाने के लिए ले हैं। पाम है, ये धीरे धीरे के ऊँट प्रजाति है जो ख़त्म हो रही है, इसलिए डॉक्टर साहब ने सरकार द्वारा कैंप रखा है, टीका लगाएंगे। ये हमारा सरकार के आभारी रहेंगे। आपका क्या नाम है? किशोर है, पंडित किशोर पंडित जी। हाँ, ऊँट क्या लिया? ऊँट आज ले खाज है, पाँव हो रही है और चराई कम है, तो गवर्नमेंट जो अभियान चलाए आज शिविर लगाए हुए है, शिविर के अंदर किया गया। आज सारे ऊँटा के टीका लगाने लग रही है, तो ये वास्ते ले गया यहाँ। क्या बीमारी है? बीमारी खाज है जी, खाज और चराई भी कौन? चराई कम है और ये नाक है, जो नाक पक्के है जी यहाँ, तो ये वास्ते टीका लगवाने वास्ते। और क्या नाम है? मेरा नाम नेत्राम है जी। औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय श्रीगंगानगर के आदेशों की पालना में सेवानिवृत्त कर्मचारी को 50 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने पर जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ के चीफ इंजीनियर का कार्यालय सीज कर दिया गया। ये कार्रवाई सहायक नाजिर नजारत शाखा हनुमानगढ़ की ओर से हुई। कार्रवाई के बाद लगातार छठे दिन भी मुख्य अभियंता सिंचाई का कार्यालय सीज किया। कोर्ट के आदेश पर 29 नवंबर को कार्यालय सीज किया गया था। रिटायर्ड बेलदार जगूराम के 50 लाख रुपए भुगतान का ये मामला बताया जा रहा है। इसी कार्यालय में राजस्थान के 13 जिलों को सिंचाई का पानी वितरित होता है। दूसरी ओर परेशान किसानों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। पिछली 29 तारीख से जैसे कोई कोर्ट के आदेश आए हैं, कोई बकाया बेलदार का कोई बकाया है जो वो कोर्ट में चला गया, वहां से आदेश पे ये इनको ये चीफ ऑफिस को सीज कर रखा है। और ये सैकड़ों किसान यहाँ आते हैं चीफ साहब से उम्मीदें लेके अपने लिए न्याय लेने के लिए। और ये बड़ी बुरी बात है कि ये आज गंग कनाल होगी, राज कनाल होगी, पूरी भाखड़ा का जो रेगुलेशन सिस्टम है, जो पंजाब से पानी लेके आना है, बीबीएमबी की मीटिंग में जाना है, तो वो सारा जो काम है वो चीफ साहब का है। तो अभी यहाँ चीफ साहब जो पहले थे उनकी रिटायरमेंट भी थी उस दिन, जिस दिन इसको ऑफिस को सीज किया गया है। पर यहाँ जो और अधिकारी बैठते थे, जो समस्याओं का समाधान करते थे, वो बिल्कुल बंद है। किसान बहुत परेशान हो रहे हैं और हमारी तो इनसे यही गुजारिश है कि जो आप कोर्ट के आदेश है उसके अनुसार अपना जो है इसको निपटा के जल्दी से जल्दी चीफ ऑफिस है जो इसको खुलवाया जाए, इसके आदेश लाए जाए। चीफ साहब का जो ऑफिस है वो सीज होने की वजह से रोज जो किसान यहाँ अपनी समस्याएं लेकर आते थे, उनकी परेशानियां दूर करने की बजाय उनकी परेशानियां और बढ़ रही है। 13 जिलों का सिंचाई जो प्रणाली है वो इस दफ्तर के माध्यम से चलती है। 3 जिलों का तो पूर्ण रूप से जैसे गंग कनाल होगी, राज कनाल होगी और भाखड़ा का जो सिंचाई सिस्टम है वो सारा इसी दफ्तर से चलता है। ये 29 दिसंबर से बंद पड़े होने के कारण कोई भी काम सिंचाई विभाग से रिलेटेड नहीं हो रहा है और सारी जो समस्याएं वो किसानों को देखनी पड़ रही है। अब जो पंजाब से हम पानी का शेयर लेना है वो भी इन चीफ साहब के दफ्तर के माध्यम से लिया जाएगा। यही उनसे बात करते हैं। अभी आगे भी हमारा जो शेयर है पानी का वो बहुत कम है, पंजाब हमें पानी बहुत कम दे रहा है, उसको लेने के लिए हमें यही आना पड़ता है और ये दफ्तर ही बंद पड़ा तो किसान कहाँ जाएगा। अब हमें ये लग रहा है कि चीफ साहब का दफ्तर खुलवाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा और आंदोलन करके इसको खुलवाएंगे और तब जाकर किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। जो सुबह से लेकर शाम तक जो
ये फीडर में पानी की सप्लाई का जो रेगुलेशन बनता है, जो पर्चे बनती है, वो इसी दफ्तर के माध्यम से बनती है, जो 29 तारीख से बिल्कुल बंद पड़ी है। कौन से फीडर को कितना पानी देना है, कौन सी वितरिका में कितना पानी देना है, इसका कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है कि दफ्तर बंद होने के कारण। जालौर में पिछले कई हफ्तों से जवाई बांध के पानी पर हक तय करने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने किसानों का महापड़ाव जारी है। धरना स्थल पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले बुधवार को किसानों द्वारा अनाज के एक कपड़े पर जालौर मांगे जवाई का हक लिखकर विरोध किया गया। पिछले 16 दिनों से चल रहे इस धरने में किसानों का रोष स्पष्ट है, लेकिन अभी तक प्रशासन या फिर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट आश्वासन या कार्रवाई नहीं दी गई। किसान केवल अपने हक का पानी मांग रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमने जो इस तरीके से मांग की है, इसमें हमारी ये कृषि उपज है, इन अनाज पर संकट आ गया है। तो संकट आ गया यानी हमारे ऊपर आ गया, हमारे खाने पीने की सारी चीज़ों पे संकट आ गया है। इसलिए हमने ये सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि हमारी जो कृषि पे जो संकट आया है और ये किस्म हमारे यहाँ से लुप्त होने की कगार पे आई है, बिना पानी के ये हो नहीं पाएगी। इसलिए सरकार को हमने संदेश देने के लिए क्या किया है? ये अनाज से जवाई मांगे, जालौर में हक अगवा किया है। इसका हमने एक नमूना पेश किया है। हाँ, जालौर हमारा क्षेत्र पहले बहुत लहलहाता क्षेत्र था, खुशहाल था, लेकिन आज किसान भी उजड़ रहे हैं, खेती उजड़ गई, या ये सब्जी वाली खेती उजड़ गई, फलों वाली खेती उजड़ गई। अब हमारे लिए जो अनाज की हमने जिस तरह से पेश किया है काका, वो इस पर संकट है, इस पर खाद्यान्न पर भी संकट आ गया, हमारे कृषि हर उपज पर संकट आ गया। हम उससे जानकारी सरकार को देना चाहते हैं। रतनगढ़ के बाजार में 3 महीने बाद फिर बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। घटना घंटाघर से गढ़ चढ़ाई के बीच उत्तरी बाजार में स्थित आरबी सन्स ज्वेलर्स की है, जहां पर दुकान में घुसकर 4 चोरों ने 2 करोड़ 53 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 17 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली। घटना के बाद रविवार देर शाम एसपी जय यादव, सुजानगढ़ के एडिशनल एसपी सतपाल, आईपीएस निश्चलराज भी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। बाजार के विभिन्न संगठन ने विरोध जताया कि पुलिस की गश्त के बाद भी आज भी हम व्यापारी सुरक्षित नहीं है। बाजार में इतनी बड़ी करोड़ों की घटना हो गई है, चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन फिर भी प्रशासन अभी तक चोरों को पकड़ने में नाकाम है और मौन है। इसके अलावा व्यापारियों ने खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों की रिपेयरिंग करवाने की भी मांग उठाई है। रतनगढ़ से त्रिलोक चंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। हाँ सर, क्या मांगा? रतनगढ़ में काफी वर्षों से चोरी होती आ रही है। प्रशासन को हम लोग ज्ञापन देते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। व्यापार संघ द्वारा पीछे भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन सीएलजी की मीटिंग में भी पुलिस प्रशासन को व्यापार संघ ने अवगत करवाया था कि सीसीटीवी कैमरे चारों बाजारों में पूर्णतः रूप से लगाए जाए, लेकिन आज तक उनकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन से और समस्त प्रशासन से हमारा निवेदन है कि सीसीटीवी कैमरा बढ़ाए जाए, निगरानी बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी व्यापारी को आगे भविष्य में ऐसी चोरी का सामना न करना पड़े। पुलिस प्रशासन का कायदा ये है कि जहाँ भी उसका प्रशासन हो वहाँ अपराधियों में भय होना चाहिए और आम जन में विश्वास होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियाँ रतनगढ़ में ऐसी है कि आम जन में तो भय हो रहा है और अपराधियों में विश्वास हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों को यदि प्रशासन को चेंज करना है तभी व्यापारी सुरक्षित रहेगा। उसके माल, जन और माल दोनों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। खेलो इंडिया अभियान के तहत बीकानेर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ आज डॉक्टर करणी सेना इंडोर स्टेडियम में हुआ। समाज सेवी उद्योगपति राजेश चूरा व इंद्र कुमार व्रत निरीक्षक अधिकारी श्री डूंगरगढ़ ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इससे पूर्व उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय लिया। एसोसिएशन के सचिव नारायण दास ने बताया कि पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी मुरलीधर पुरोहित की स्मृति में हो रही प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बीकानेर से डीपी चौधरी की रिपोर्ट। किस तरह की प्रतियोगिता है? बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसमें टोटल 700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता है जो सीनियर्स की है। इसमें डबल्स, मिक्स डबल्स, सिंगल और टीम इवेंट भी मैच चल रहे हैं। नॉकआउट मैच प्रतियोगिता है ये। 700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं टोटल। राजस्थान सरकार द्वारा दलहन व्यवसायों पर राज्यों के बाहर से आने वाली दलहन पर
बंद टैक्स को वापस शुरू किया गया। इसका विरोध जताते हुए आज नागौर में दलहन व्यापारियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की, जिसके बाद प्रदेश दाल मिल महासंघ समिति व महासंघ के द्वारा कृषि सचिव को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश दाल मिल महासंघ समिति के प्रदेश कोषाध्यक्ष नितिन मित्तल ने ज्ञापन में अपनी पीड़ा बताते हुए व्यापारियों से कहा कि ये टैक्स पहले भी सरकार द्वारा लगता था, लेकिन जब हमने सरकार से अनुरोध किया तो उन्होंने ये टैक्स बंद कर दिया था, लेकिन अब ये टैक्स वापस शुरू कर दिया गया, जबकि भारत के किसी भी कोने में ये टैक्स नहीं लिया जाता, जो केवल राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया। गौरतलब है कि नागौर में आज राइजिंग राजस्थान जिला स्तरीय समिट की भी आयोजन हुआ। नागौर दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवकरण बिश्नोई ने कहा कि एक तरफ तो सरकार एग्रो व्यापारियों के साथ MOU साइन कर रही है, तो दूसरी ओर दलहन व्यापारियों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। नागौर से न्यूज 21 के लिए ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की स्पेशल रिपोर्ट। किया है जो आज ज्ञापन के द्वार पर बताया है, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आप किस तरीके से आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? सरकार से हमने विनम्र आग्रह बार बार किया है। हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी 2 बार ज्ञापन दिया है, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री जी श्रीमती दया कुमारी जी और प्रेमचंद जी बेरवा को भी अवगत करवाया है, उनको भी ज्ञापन दिए हैं। काफ़ी यहाँ के राज्य मंत्री और हमारे लोकल MLAs को भी ज्ञापन दिया है। आज हमने जो सांकेतिक हड़ताल रखी है वो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष महोदय के द्वारा सूचना पर हमने रखी है। उसमें आम सभा में निर्णय हुआ था कि भाई 4 तारीख को सांकेतिक हड़ताल रखनी है, लेकिन 4 तारीख सांकेतिक हड़ताल रखने के बाद 6 तारीख को वापस से प्रदेश कार्यालय जयपुर के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार एक आम सभा का आयोजन किया गया है। 6 दिसंबर को जो भी फैसला होगा, सरकार के साथ में क्या वार्ता होगी, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदेश अध्यक्ष हमें देंगे। उसके बाद जो आम सभा में निर्णय आम सहमति से बनता है वो निर्णय लिया जाएगा। अब हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं कि एक छोटी सी बात है, सरकार को समझना चाहिए। हम हमारे यहाँ पे दाल अगर बनाते हैं, हम किसी भी कंज्यूमर को 100 रुपये किलो में किसी भी दाल को वहाँ पर डिलीवरी दे रहे हैं उसकी दुकान पे, राजस्थान राज्य में या अन्य किसी राज्य में, वो 100 रुपये में हम दाल देने के लिए उसको तत्पर हैं। हम उसको 100 रुपये में देना चाहेंगे, क्योंकि उस पर 2.5% टैक्स लग गया, तो उसकी रेट हो गई 102 रुपये 50 पैसे। यदि वही अगर पक्का माल कोई दूसरा राज्य का व्यापारी उस व्यापारी को डिलीवरी देगा, वहाँ पे माल पहुँचाएगा, तो उसको 100 रुपये में ही दे रहा है, क्योंकि पक्के माल के ऊपर टैक्स सरकार ने नहीं लगाया, जबकि कच्चे माल पे लगा दिया, जबकि लगना चाहिए था पक्के मालों पे, लगा दिया है कच्चे माल पे। ये एक भ्रांति पैदा हो गई है, इससे हमारा उद्योग बंद हो जाएगा। हमारे बाल बच्चे आगे क्या धंधा करेंगे? हम नई इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नागौर के अंदर आज जैसे इतने MOU और हुए हैं, इसमें एग्रोफील्ड इंडस्ट्रीज के लोग खूब आगे आए हैं और एग्रोफील्ड आगे भविष्य देखा जा रहा है। एग्रोफील्ड के अंदर बहुत सुनहरा भविष्य है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है। तो वो जो भूलवश टैक्स जो कच्चे माल पे लगाए हैं, वो कच्चे माल से हटाकर हमें निजात देवें, ताकि हम लोग दूसरे राज्यों के व्यापारियों के प्रति प्रतिस्पर्धा में कहीं पीछे नहीं। आपका नाम और परिचय? नितिन मित्तल, प्रदेश कोषाध्यक्ष, राजस्थान दाल मिल एसोसिएशन। प्रतिक्रिया रहेगी क्या? व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि जो 19 जुलाई 2024 से जो अधिसूचना में जो संशोधन हुआ है, उसके आधार पर न केवल राज्य में उत्पादित जिन्सों पर, इसके अलावा बाहर से भी आयातित जिन्सों पर मंडी शुल्क जो पहले हमारे बाइलॉज में था वो सुचारू कर दिया गया है। इसकी वजह से किस व्यापारियों का ये विरोध है कि हमें व्यापार में विशेष तौर से जो मिलिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनके समस्या आ रही है कि हम राजस्थान से बाहर भी टैक्स चुका रहे हैं और राजस्थान में भी आकर के मंडी फीस का दोहरा भुगतान करें। परंतु हमारे बाइलॉज में इस प्रकार का ये प्रावधान पहले से ही है, जिसके तहत राज्य सरकार के जो प्रावधान के तहत ही मंडी द्वारा मंडी शुल्क वसूला जा रहा है। इस पर किसी प्रकार का निर्णय है वो राज्य स्तर पर लिया जाना है और हम व्यापारियों द्वारा दिए हुए इस ज्ञापन को हमारे निदेशक महोदय कृषि विपणन निदेशालय राजस्थान सरकार को अभी प्रेषित कर देंगे और इनकी जो भी भावनाएं उन तक हम उनको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, एक बात, जिस पद पे आप अभी बैठे हैं, क्या ये वास्तव में सरकार का उचित निर्णय है? क्या इस तरह का टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए, लगाया जाना चाहिए? टैक्स बढ़ाया हुआ नहीं है, ये पूर्व में इस प्रकार का टैक्स पहले से ही लागू है। बीच में कृषि कानून लागू होने के चलते ये इस पर डेफर कर दिया गया था। जो कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद में ये पुनः चालू हो गया है, नया कोई भी टैक्स नहीं लगाया हुआ। व्यापारी द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, किस मामले में? ये हमारे कृषि मंडी में जितने भी दाल मिलें हैं उन पे राज्यों से बाहर जो माल आ रहा है उस पे
पहले कृषि मंडी और सेस लागू नहीं था बीच के 3 सालों में, लेकिन अभी राज्य सरकार ने निर्णय करके 1.60 मंडी टैक्स और 1% सेस लागू कर दिया है। आधा % सेस में सिर्फ 4 महीने की मोहलत दी गई है, बाकी बाद में हमेशा के लिए 260 ही लगेगा, ऐसा राज्य सरकार ने निर्णय किया गया है। तो इससे हमारे राजस्थान के जितने भी दाल मिलें हैं उनको आनी नहीं, वो बंद होने के कगार पर आ जाएगी, क्योंकि 2.60 टैक्स इतना ज़्यादा है कि हर कमोडिटी में 200 से 250 रुपये कुंटल ऊंचे लग जाना चालू हो जाएगा। जबकि पूरे देश में किसी भी राज्य से बाहर जाने पर कृषि मंडी टैक्स नहीं लगता है। अकेला राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने ऐसा टैक्स लगाया है। हमारे पड़ोस के राज्य दिल्ली है, राजस्थान के, तो पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इनमें कहीं भी बाहर से माल आने पे कोई टैक्स नहीं है। जबकि अकेला राजस्थान ऐसा टैक्स लगा रहा है, तो वहाँ की जो पड़ोसी मिलें हैं, दाल मिलें, वो तो चलेगी और हमारी मिलें बंद रहेगी, क्योंकि 250 रुपये प्रति कुंटल का बहुत ज़्यादा खर्च पड़ जाता है। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि अगर सभी राज्यों में टैक्स लगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले राजस्थान में माल बाहर आने पर जो टैक्स लगता है, इससे हमारी मिलों पे ये कुठाराघात होगा। जैसा उन्होंने बताया था अधिकारीगण ने अभी कि ये टैक्स तो आपके पहले भी लग रहा था, लेकिन बीच में कुछ समय का गैप लगा था, तो किस तरीके की मांग करते हैं आप सरकार से? जो टैक्स पहले देते थे उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, रियायत चाहते हैं, क्या चाहते हैं? पहले भी सरकार के साथ में हमारा कोर्ट में केस चला, बाद में सरकार ने उस टैक्स में पूरे में 75% की रियायत दे दी हमें और ब्याज पूरा माफ़ कर दिया। ओनली जितना टैक्स था उसका मात्र 0.25% सरकार ने लिया है। बाकी जितने भी सालों के लगभग 8-10 सालों का टैक्स है वो सरकार ने ब्याज माफ़ किया, 75% टैक्स माफ़ किया, ओनली 25% लिया और कोर्ट में 10 साल तक लगातार मुकदमा चलता रहा। तो अब क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? अब हम सरकार से उम्मीद यही करते हैं भी हमारे उद्योग दाल मिलें जब भी चल पाएगी जब बाहर से 3 महीने तक यहाँ माल मिलता है, 3-4 महीने, बाकी हमें माल पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, बाहर के राज्यों से मंगाना पड़ता है। तो उसमें यदि टैक्स लगेगा तो हम मंगा नहीं सकेंगे और पड़ोसी राज्यों की सभी मिलें चलेगी और हमारी मिलें बंद रहेगी। इसलिए सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि ये टैक्स बाहर से जो भी टैक्स लगता है वो सारा वापस लिया जाए। और एक जो मंडी सेस लगाया है 1%, वो भी गलत है। जब मंडी टैक्स ले रहे हो तो सेस अलग से 1% लगाने का कोई औचित्य नहीं है। और पड़ोस के राज्य में गुजरात, महाराष्ट्र और सभी पंजाब, सभी राज्यों में मंडी टैक्स, पंजाब में तो मंडी टैक्स है नहीं, दिल्ली में मंडी टैक्स है नहीं, और दूसरे राज्यों में तो कहीं पर आधा % है, कहीं पर 1.20 है, कहीं पर 1% है, 1.60 कहीं भी नहीं है मंडी टैक्स। आपका परिचय और नाम बता दीजिए। मैं शिवकरण बिश्नोई, नागौर दाल मिल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। डीडवाना जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम कोलिया के समीप एक सड़क हादसा हुआ, जहां एक बाइक पर सवार होकर एक परिवार के 5 जन डीडवाना की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान कोलिया से निकलते ही बाइक के सामने अचानक ऊंट आ जाने की वजह से बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक पर सवार 5 जने नीचे गिरकर घायल हो गए। हादसे के समय सीकर जा रहे एक स्कॉर्पियो सवार ने घायलों को देखा तो अपने वाहन से सभी घायलों को डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया और उनका प्राथमिक उपचार जारी करवाकर इंसानियत का धर्म निभाया। सभी घायल जोधपुर जिले के निवासी हैं जो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बाइक से डीडवाना आ रहे थे। सभी घायलों को निजी एम्बुलेंस की सहायता से जोधपुर रेफर किया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में सर्व हिंदू समाज द्वारा बुधवार को डीग शहर के ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर में इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक जन आक्रोश बाइक रैली निकाली गई और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर उत्सव कौशल को ज्ञापन दिया। इस दौरान बाइक रैली लक्ष्मण मंदिर के प्रारंभ होते हुए घंटाघर, नई सड़क, गणेश मंदिर, नया बस स्टैंड होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और साथ ही साथ इस दौरान बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, एडवोकेट विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री विमलेश गुर्जर, पार्षद राहुल लवानिया, नीरज कपासनिया और भी तमाम लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर जिला डीग के गांव नरेना पास्ता से है, जहां ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल पर अवैध अतिक्रमण के आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र को स्कूल में चलाया जा रहा है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र में भूसा भरा हुआ है। स्कूल में प्रिंसिपल की मनमर्जी चल रही है। 9 अध्यापक होने के बावजूद भी 2 अध्यापक, 1 अध्यापिका स्कूल में मौजूद मिले और साथ ही साथ पूछने पर प्रिंसिपल साहब ने गोलमोल करके जवाब दिया और स्कूल में 2 अध्यापक 1 अध्यापिका स्कूल में मौजूद मिले और साथ ही साथ पूछने पर प्रिंसिपल साहब ने गोलमोल करके जवाब दिया और स्कूल में 2 अध्यापक 1 अध्यापिका स्कूल में मौजूद मिले और साथ ही साथ पूछने पर प्रिंसिपल साहब ने गोलमोल करके जवाब दिया और
पोपाबाई का राज चल रहा है। जगह जगह कूड़ा करकट चलाया जा रहा है। मौके पर स्कूल में केवल 25 से 30 छात्र छात्राएं ही मौजूद मिली, बाकी कमरों पर ताले लगे मिले। कुल मिलाकर सरकारी स्कूल की हालत दयनीय हो चुकी है। ग्रामीणों ने स्कूल पर तंज कसते हुए कहा कि आज है और ताज है, यही बीजेपी का राज है। नरेना पास्ता का स्कूल तो ऐसे ही चलेगा, सरकार चाहे कोई भी हो। ठीक से पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट। 9 साल पहले प्रतापगढ़ में एक मकान में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में आज अदालत में सुनवाई पूरी होने पर सजा का ऐलान किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेंद्र चंद यादव ने मामले में 7 व्यक्तियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। विशिष्ट लोक अभियोजक आशुतोष जोशी ने बताया कि 9 साल पहले 6 दिसंबर 2015 को सुहागपुरा थाने में आमली पठार निवासी रामचंद्र मीणा ने मामला दर्ज करवाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 39 दस्तावेज अदालतों के समक्ष प्रस्तुत किए गए। प्रकरण में एक व्यक्ति अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। आज योगेश चंद यादव अपर जिला और सेशन न्यायाधीश द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले में आरोपीगण को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी रामचंद्र द्वारा एक लिखित पर्चा बयान दिया गया था कि उसके प्रार्थी उसके पिता के साथ लक्ष्मण के साथ दिनांक 6/12/2015 को अभियुक्तगण मंगला, रामलाल, हरीश, रूपलाल, मांगीलाल, धनराज, शांतिलाल निवासी आमली पठार बिल्ली द्वारा मारपीट की गई थी। इसमें मारपीट करने का कारण ये था कि दिन में इसके पिता के साथ मारपीट की गई थी और अभियुक्तगण सभी हमसला होकर रात्रि में हथियार लेकर आए, तलवार, लठिया और कुल्हाड़ी लेकर आए थे और प्रार्थी के पिता के साथ मारपीट की गई थी। मारपीट काफ़ी गंभीर होने से इनका इलाज चल रहा था और न्यायालय में जब चालान पेश किया गया तो इसमें न्यायालय में कुल 9 गवाह और 39 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। आज श्रीमान योगेश चंद यादव ने इस प्रकरण में सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया और उन्हें जेल भेजने के आदेश जारी किए। संपूर्ण भारत वर्ष में अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी वर्ष का आयोजित किए जा रहे हैं और कार्यक्रम को लेकर बुधवार को नाथद्वारा में प्रेस वार्ता हुई। दशरथ सिंह झाला ने बताया कि त्रिशताब्दी वर्ष के अंतर्गत शहर में 1 से 6 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। उन कार्यक्रमों को लेकर वार्ता का आयोजन किया गया। 1 दिसंबर को शुरू हुए 6 दिवसीय कार्यक्रम में आज विशाल भवन संध्या, गुरुवार को एक दीपक अहिल्याबाई के नाम व अंतिम दिन विराट धर्म सभा व शोभा यात्रा का आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी नगरवासियों के सहयोग अपेक्षित है। इससे पहले भी 1 दिसंबर को अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। हाँ जी सर, आज जो शाम को विशाल भजन संध्या है प्रकाश माली द्वारा, इसमें समाज के विभिन्न समाजों के लोगों को निमंत्रित किया गया है और सभी समाज पधारेंगे। इसी प्रकार कल जो अपना दीपोत्सव का कार्यक्रम है अहिल्या कुंड पर, सभी समाजजन उस दीपोत्सव में एक अपने घर पर जलाएंगे और दूसरा दीपक वहाँ अहिल्या कुंड पर शाम को 6 बजे। इस प्रकार से वहाँ सामूहिक आरती का आयोजन भी है शाम को 6 बजे, तो सभी समाजजन उसमें सहभागिता रहेगी। इसी प्रकार 6 तारीख को अपना विशाल हिंदू सम्मेलन पूरे जिले भर से वाहन रैली आने वाली है, उसका संगम अपने लालबाग में रहने वाला है। पूरे जिले से जो भी दुपहिया वाहन आने वाले हैं उन सब का संगम अपने लालबाग में रहने वाला है। वह सुबह 12 बजे उनका संगम है। फिर यहीं पर रसाला चौक में 12-12:30 बजे विशाल हिंदू सम्मेलन इस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा। विभिन्न संतों का हमें आशीर्वाद मिलने वाला है। बांसवाड़ा से उत्तम राम जी महाराज एवं उत्तम स्वामी जी एवं अवधेशानंद जी और अपने कैलाश टेकरी से ज्ञानानंद जी, इस प्रकार से 8-10 संतों का हमें आशीर्वाद मिलने वाला है। इस सभा के तुरंत बाद नगर में एक विशाल शोभा यात्रा, कलश यात्रा रहने वाली है, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियाँ और कलश यात्रा रहने वाली है। फिर उसके समापन यहीं पर होगा। इस प्रकार का पूरा जन्म शताब्दी कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। नाथद्वारा के अंदर अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम का आयोजित नाथद्वारा के अंदर होने जा रहा है। देश के अंदर अखिल भारतीय स्तर से
15 स्थानों का चयन होता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र को हमें पढ़ने और उस उत्सव को मनाने का अवसर हम सभी को मिला है। राजस्थान के अंदर अखिल भारतीय स्तर से 15 स्थानों में से 2 स्थानों में एक प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में स्थान मिलता है, दूसरा पुष्कर का स्थान का अखिल भारतीय स्तर से चयन होता है। संपूर्ण देश के अंदर अहिल्याबाई का एक विराट जीवन, एक यशस्वी जीवन कैसा जीवन था, उसको समाज अभी तक उस विराट जीवन और यशस्वी जीवन से वंचित था। अहिल्याबाई का जीवन चरित्र अब समाज के सामने आ रहा है, क्योंकि इतिहासों के अंदर, पुस्तकों के अंदर अहिल्याबाई का जीवन चरित्र का संकलन कहीं नहीं था। अब अहिल्याबाई का जीवन चरित्र समाज के माध्यम से समाज स्व प्रेरित होकर अहिल्याबाई का जीवन चरित्र को समाज के सामने उत्सव के रूप में समझने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा अहिल्याबाई का होलकर का जीवन चरित्र, अहिल्याबाई होलकर के मन के अंदर एक वेदना थी, एक पीड़ा थी कि कैसे इस देश के प्रमुख मंदिरों को तोड़ा गया, उन मंदिरों का एक एक करके पुनः कैसे प्रकटीकरण होना चाहिए। उस वेदना के साथ अपने राजपाट को छोड़कर संपूर्ण देश के अंदर विचरण करती है, संपूर्ण देश के अंदर निकलती है। जितने भी शिवालय को तोड़ा है उन शिवालय को पुनः एक एक करके उन्हें प्रकटीकरण करती है। उन शिवालय को, उन मंदिरों को पुनः खड़ा करती है। काशी विश्वनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर, ऐसे कई स्थान, ऐसे कई प्रमुख शिवालय, ऐसे कई ज्योतिर्लिंग को पुनः खड़े करने के बाद जो अहिल्याबाई जैसी राजमाता ने किया है। ऐसा अहिल्याबाई का जीवन चरित्र, उस अहिल्याबाई के 30 शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के निमित्त हमें नाथद्वारा के अंदर 6 दिवस के कार्यक्रम तय किए हैं। समिति मिलकर समाज के माध्यम से 6 दिवसीय कार्यक्रम का 4 दिवस है, जिसमें विराट भजन संध्या का आयोजन है। प्रकाश जी माली द्वारा एक प्रस्तुति है राष्ट्रीय कलाकार की। उसके बाद 5 तारीख को एक दिया अहिल्याबाई के नाम, एक दिया अहिल्याबाई के नाम से समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर जलाए। दूसरा दिया अहिल्या कुंड पर आए और एक दिया अहिल्याबाई के नाम पर जलाए। 6 तारीख को एक विराट हिंदू संगम, एक विशाल हिंदू संगम, एक विशाल शोभा यात्रा, एक विशाल रैली का आयोजन इस नाथद्वारा के अंदर रहने वाला है। ऐसा एक विराट यशस्वी कार्यक्रम इस नाथद्वारा के अंदर रहने वाला है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, ये एक यशस्वी कार्यक्रम के आप सभी सहभागी बनकर समाज के अंदर एक वातावरण निर्माण करके अहिल्याबाई का जीवन चरित्र समाज के सामने लाएं। कैसा विराट जीवन उसका था, कितनी वेदना थी। शादी के कुछ समय बाद पति का स्वर्गवास हो जाता है, कुछ समय बाद बच्चा छोड़ के चला जाता है। जब सती होने की बात आती है, सती होने के लिए जाती है, तो ससुर जी सामने आता है और पगड़ी उस बहू के सामने उस पैरों पर रखते हैं। कहता नहीं, मेरा पुत्र मरा है, मेरा बेटा जिंदा है। अहिल्याबाई को बेटे के रूप में स्वीकार करते हुए उसको इंदौर की महारानी का दर्जा मिलता है। इंदौर की महारानी के रूप में संपूर्ण देश के अंदर ऐसी व्यवस्था स्थापित करती है जो अपने आप में अकल्पनीय है, अतुल्य है। ऐसा अहिल्याबाई का जीवन चरित्र, इसके निमित्त नाथद्वारा के अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है। नाथद्वारा नगर के तेलीपुरा स्थित बरसाती नाले के पुनर्निर्माण काम को लेकर बुधवार को बीजेपी पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण निर्माण को लेकर मोहल्ले वासियों को आश्वस्त किया। बीजेपी नगर अध्यक्ष प्रदीप काबरा ने बताया कि वर्षों से इस स्थान पर बारिश के समय जल जमाव की समस्या बनी रहती है, जिसे देखते हुए यहाँ पहले से बड़े व गहरे नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। वह पिछले कुछ दिनों से यहाँ कार्य के चलते लोगों के प्रतिष्ठान बंद है। ऐसे में त्वरित गति से कार्य करवाकर आगामी 2 दिनों में लोगों के प्रतिष्ठानों को खुलवाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। 15 दिसंबर से पूर्व पूरा कार्य संपन्न करने की कोशिश है। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। हाँ जी सर, ये नाला छितर बितर पड़ा हुआ है, कितने समय में ये सही हो जाएगा? जनता को कब तक राहत मिल पाएगी? नाथद्वारा की सबसे बड़ी समस्या है ये, पूरे नाथद्वारा का पानी इधर एकत्र होता है। इसके लिए बहुत सोच समझ कर दीपावली थी उसको रोक कर दीपावली के बाद ये काम चालू कराया गया है। किसी भी हालत में कल उधर की जो शॉप्स है, आधी शॉप्स, कल वहाँ से नाला बंद हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, उसको डाइवर्ट कर देंगे। 2 दिन में ये सारी दुकानें शुरू हो जाएगी और किसी भी प्रकार से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। काम चलता है, छोटी मोटी परेशानियाँ होती है, लेकिन और एनी हाउ 15 तारीख के 16 तारीख के पहले ये सारा काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, ऐसा आश्वस्त किया है। और आप इन सभी मोहल्ला वासियों को भी आश्वस्त कर रहा हूँ, काम 1 नंबर होगा, काम में कोई कमी नहीं होगी और 15-16 तारीख के पहले इस काम को पूर्ण कर लिया जाएगा। और कल परसों से सारी दुकानें जिनका व्यापार अभी 2-4 दिन से बंद है, वो सारी दुकानें शुरू करवा दी जाएगी। खबर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से है, जहां 4 सूत्री मांगों को लेकर पीलीबंगा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पंडितावाली के चक्र 37 एनडीआर के ग्रामीणों का आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान पंचायत के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में आंदोलन स्थल पर पहुंच समर्थन दिया। आमरण अनशन पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि सार्वजनिक भूखंडों के अतिक्रमण अतिशीघ्र हटाए जाएं, सिंचाई विभाग में जारी पट्टा निरस्त हो और साथ साथ पट्टा जारी करने वाले सरपंच पर कानूनी कार्रवाई भी हो। सार्वजनिक प्लांट में तुरंत तालाबंदी कर नोटिस बोर्ड करवाए। बुधवार को सुमेर सिंह मेघवाल और महावीर मेघवाल आमरण अनशन पर बैठे। आमरण अनशन में बैठे लोगों
की कोई सुध नहीं लिए जाने से आमरण अनशन स्थल पर चक 37 एनडीआर के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ग्राम पंचायत पंडितावाली के चक 37 एनडीआर में सार्वजनिक छोड़े गए 3 प्लाट है। एक पे माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट लगा करके और स्टे आया हुआ है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। और 2 प्लाट और है, जिसमें एक प्लाट जो प्लाट संख्या 38 है, उसके बगल में अमर सिंह जाट का मकान है और उसने चिपटे मकान को देखते हुए उस पर अतिक्रमण कर रखा है। तो उस अतिक्रमण को छुड़ाने के लिए हम यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। 2 दिन से, पहले 3 दिन से साधारण धरना प्रदर्शन चल रहा था और एक जो सिंचाई विभाग का सरपंच साहब ने जो पट्टा काट दिया, उसकी बढ़िया तरीके से जांच करके जो भी कानूनी कार्रवाई हो उस कार्रवाई करवाने के लिए हम यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। अगर 2 दिन से यहाँ पर प्रशासन का कोई व्यक्ति या अधिकारी नहीं है। क्या नाम? मेरा नाम श्वेतराम मेघवाल। जी, हम पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पिछले 2 दिनों से तो हम आमरण अनशन पर बैठे हैं और हमारी मांग है कि सार्वजनिक भूखंड है उन पर अतिक्रमण हो रहे हैं, जो उनको खाली करवाया जाए, सिंचाई विभाग में जारी पट्टा है वो निरस्त हो और जिन अधिकारी कर्मचारी ने वो पट्टा जारी किया उस पर कानूनी कार्रवाई हो और सार्वजनिक जो प्लाट पड़े हैं उनके अंदर तुरंत तारबंदी हो और उसके अंदर एक नए का बोर्ड लगाया जाए जिसके अंदर ग्राम पंचायत की निधि नाम लिखा हुआ बोर्ड हो। और पिछले 5 दिनों से हमारे पास कोई नहीं है प्रशासन की तरफ से। आमरण अनशन का दूसरा दिन है। एक बार फिर प्रशासन को चेतावनी है कि अगर आमरण अनशन में किसी अनशनकारी की तबीयत के साथ कोई खिलवाड़ होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, क्योंकि प्रशासन अपनी हठधर्मिता कर रहा है। भ्रष्ट तंत्र के चलते हुए प्रशासन आमरण अनशन पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। प्रशासन से फिर गुजारिश और अपील है कि आप एक बार आओ, हमारे साथ बातचीत करो, अन्यथा अगर तबीयत के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, अगर खिलवाड़ होता है तो समझौता नहीं किया जाएगा, फिर प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई के लिए खुद तैयार रहे।